हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के रिगार्डिंग में वोल्कनो आरएएस के चैनल के ऊपर। स्टूडेंट्स, आरएएस 2023 के लिए हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर जो राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर हमने कुछ लेक्चर्स को कंप्लीट किया है जिसके अंदर जो राजस्थान का जो परिचय है उसको हमने कंप्लीट किया कि राजस्थान के कैसे अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग समय में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि जांगल प्रदेश है जो हमारा बीकानेर और जोधपुर का जो रीजन है, महाभारत काल के समय से ही इसको जांगल प्रदेश के रूप से जाने लगा। बाद में ये जो हमारा एरिया है जोधपुर का, ये मरू के नाम से जाना जाएगा। मरू है, फिर मरुवार होगा, मरुवार से फिर मारवाड़ के रूप में ये चेंज होगा। अगर हम जैसलमेर की बात करें, जो हमारा जैसलमेर का जो रीजन है उसे मांड के नाम से जाना जाता था, उसको मांड के नाम से जाना जाता था। कोटा और बूंदी हाड़ौती के नाम से जानी जाती हैं, इसी वजह से वहाँ पे एक आपको हाड़ौती भाषा है वो भी देखने के लिए मिलती है। डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का जो रीजन है, हमारा जो सदर्न राजस्थान के अंदर जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो रीजन है, उस डूंगरपुर और बांसवाड़ा को बागड़ के नाम से कहा जाता है, उसको बोला जाता है स्टूडेंट्स बागड़। अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा जो झालावाड़ है, टोंक है, ये कभी कभी जो मालवा का रीजन हुआ करते थे, मालवा का ये पार्ट हुआ करते थे। उदयपुर जो सिवी जनपद के रूप से भी भाग रहा है, उदयपुर का जो रीजन है, जो हमारा जो उदयपुर है, उदयपुर जो सिवी जनपद हुआ करता था, उस सिवी जनपद का पार्ट रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जो जैसे अलवर के अंदर आपको बैराठ देखने के लिए मिलेगा। जो बैराठ का जो रीजन है, बैराठ की एक सभ्यता भी है जिसके बारे में आज हम रीड करेंगे। तो बैराठ का जो रीजन है मत्स्य क्षेत्र का पार्ट हुआ करते थे, मत्स्य जनपद का पार्ट हुआ करते थे। धौलपुर और जो भरतपुर का जो रीजन है, करौली का जो रीजन है, वो सूरसेन जनपद है। सूरसेन जनपद है। तो ये सब अलग अलग एरियाज़ हैं जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके अंदर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ से जो माही नदी क्रॉस करती है, अब आपको पता होगा माही नदी के बारे में। माही नदी सदर्न राजस्थान से क्रॉस करती है और ये डूंगरपुर जो बांसवाड़ा का जो रीजन है, अब यहाँ पे देखिए एक नया जिला बनाया गया था 2006 के समय। अभी तो हमारे जो जिले हैं वो काफ़ी सारे बना दिए गए, पर 2006 के समय एक नया जिला बनाया गया था, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का रीजन है जो माही नदी के किनारे पे ही सिचुएटेड है, इसलिए उस रीजन को कांठल के नाम से जानते हैं। उस रीजन को कांठल के नाम से हम जानते हैं। माही नदी के उस भूभाग वाले एरिया के अंदर सिचुएटेड होने की वजह से, कांठे के ऊपर स्थित होने, किनारे के ऊपर स्थित होने की वजह से उसको कांठल कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के रीजन को मेवल के नाम से भी हम जानते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो रीजन है उसको हम मेवल के नाम से भी जानते हैं, डूंगरपुर प्लस में बांसवाड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें उदयपुर के आसपास का जो रीजन है, वहाँ पे पहाड़ियाँ काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ होने की वजह से आप देखिए कि उसी रीजन के अंदर चौरावली है, वहाँ से जब गुजरात से राजस्थान के अंदर एंटर करती है, तो ये वही रीजन है। उदयपुर के आसपास का जो रीजन 3-4 जो ज़िले हैं, उन ज़िलों के अंदर उस एरिया को गिरवा के नाम से जाना जाता है, उस रीजन को गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये आपको इन रीजन्स के बारे में पता होना चाहिए कि एंशिएंट समय में ये नाम हुआ करता था। फिर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि राजस्थान को जो विश्व का जो पटल है उसके ऊपर जो लोगों को बताने के लिए जेम्स जो टोड हैं, जनरल टोड हैं, उनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट योगदान है। कि जो जेम्स टोड हैं, कर्नल टोड के द्वारा कैसे, उनकी एक किताब है जिसके द्वारा राजस्थान को विश्व के पटल के ऊपर प्रसिद्धि और जो पहचान है उनके द्वारा दिलवाई गई है, कर्नल टोड के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए कर्नल टोड के बारे में। इसके अलावा कर्नल टोड ने राजस्थान के काफ़ी सारे ऐसे युद्ध हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि रही है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो युद्ध हैं वो लड़े गए हैं। तो उन्होंने राजस्थान के जिन युद्धों का, यूनान के जो अलग अलग युद्ध हैं उनके साथ में इनका यहाँ पे सिमिलरिटीज़ प्रकट की हैं कि उसी के समान हैं। जैसे कि राजस्थान का जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको थर्मोपल्ली के युद्ध के इक्वल उन्होंने माना है। दिवेर का जो युद्ध था उसको मेरेथान की संज्ञा दी है, दिवेर का जो हमारा युद्ध है। अब ये दिवेर का युद्ध आपसे इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि दिवेर का युद्ध कब हुआ, कहाँ पे हुआ, उसको किसकी संज्ञा दी गई है। तो इसको मेरेथान की जो संज्ञा है वो यहाँ पे कर्नल टोड के द्वारा दी गई है। और कर्नल टोड ही वो पर्सन है, कर्नल जेम्स टोड वो पर्सन है जिनके द्वारा
राजस्थान को विश्व के पटल के ऊपर पहचान दिलाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जेम्स टोड के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। अब हम राजस्थान की अगर हम एंशिएंट समय की बात करें, जिसके अंदर हम राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनको अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो राजस्थान में आपको काफ़ी सारी जो सभ्यताएं हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। कुछ कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जो आपको, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था हमारे यहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी जो प्राचीन समय की सभ्यताएं यहाँ पे राजस्थान में आपको देखने के लिए मिलेंगी। जिसके अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राजस्थान की कुछ सभ्यताएं जिनको हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर है पहली जो सभ्यता है वो है कालीबंगा। अभी कालीबंगा की सभ्यता कहाँ पे सिचुएटेड है? एंशियंट समय में जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। अब आप देखिए कि प्रेजेंट समय में हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो गया हो, आप इसको अच्छे से रीड करना कि कहाँ पे है। तो जो कालीबंगा की जो सभ्यता है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कालीबंगा है। इसको 4000 जो ईसा पूर्व है, 4000 बिफोर क्राइस्ट से भी पहले इसको जाना जाता है कि उससे पहले की ये सिचुएटेड है। यहाँ पे नदियाँ बहा करती थी, दृश्यदती नदी है और सरस्वती नदी, जो प्रेजेंट में वहाँ पे जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी का इन्फ्लुएंस आपको देखा जाता है उस रीजन के अंदर में। इसके अगर हम खोज की बात करें तो अमलानंद घोष हैं, अमलानंद घोष हैं जिनके द्वारा इसकी खोज की गई, इस कालीबंगा के रीजन की। और जो उत्खनन का जो कार्य है, वहाँ पे जो उत्खनन का जो कार्य है वो 3 लोग हैं जिनके द्वारा कैरी आउट किया गया। बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं, एमडी खरे हैं। तो बीबी लाल हैं, ये आपको पता होना चाहिए ये सब। बीबी लाल हैं, बीके खरे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं एमडी खरे हैं, बीके थापर हैं, एमडी खरे हैं। ये नाम थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, आप इसको करेक्ट करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम वहाँ पे उत्खनन के बारे में बात करें, वहाँ के उत्खनन के बारे में अगर हम बात करें तो एक बार नाम को दोबारा से लिखते हैं। बीबी लाल हैं, बीबी लाल के बाद में बीके थापर हैं, बीके थापर हैं। और आपको देखने के लिए मिलेंगे जो एमडी खरे हैं, एमडी खरे हैं। ये 3 नाम हैं जिनके द्वारा वहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो किया गया। अमलानंद घोष वो पर्सन है जिनके द्वारा इस क्षेत्र को खोजा गया है, इस कालीबंगा को 1952 के समय। और ये जो उत्खनन का जो कार्य है 1961 के समय में स्टार्ट होता है और 64 तक इसको कैरी आउट किया गया था। कालीबंगा के अंदर अलग अलग जो स्तर हैं, वहाँ पे प्रथम और द्वितीय स्तर हैं। जो फर्स्ट और जो सेकंड स्तर वहाँ पे मिले हैं, और सेकंड स्तर आपको देखने के लिए मिलेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन है। इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी काफ़ी पहले के हैं, प्राचीन हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड स्तर हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्तर का बात करें तो इनको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्तर की अगर हम बात करें, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्तर को, इनको समकालीन माना गया है, समकालीन है, कंटेम्पररी हैं, समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता की। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें, कालीबंगा के अंदर आपको नगर योजना का अच्छा सा उदाहरण है वो देखने के लिए मिलेगा। जो नगर योजना है, समकोण के ऊपर सड़कें काटती हैं एक दूसरे को। यहाँ पे आपको जो ईंटें हैं, कुछ धूप की पकी हुई ईंट हैं, कुछ पक्की ईंटें हैं, वो आपको देखने के लिए मिलती हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर में। काफ़ी सारे जो बर्तन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, बर्तन के ऊपर डेकोरेशन किया गया है, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बर्तन का यूज़ किया जाता था एक तो स्टोर के लिए, ग्रेन्स हैं, जो अनाज है उसको स्टोर किया जाएगा। दूसरा, इनका जो डेकोरेशन है उसके पर्पज़ से भी इसको यूज़ किया जाता था, डेकोरेशन जो सजावट है उसके लिए भी। कालीबंगा के अलावा इसके अंदर आपको मिट्टी की मोहरें हैं, चूड़ियाँ हैं, कांच के मनके हैं, तांबे की चूड़ियाँ, औजार, तोल के बाट हैं। आपको जो ईंटें हैं उनकी भी एक आपको आकार मिलेगा, आकार होने की वजह से उनको मेजरमेंट का, आकार का, ज्योमेट्री का इसका पता था उन लोगों को। इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं कि उनको ज्योमेट्री का पता था या नहीं था, उनके द्वारा क्या वो लोग जानते थे या नहीं जानते थे मैथमेटिक्स के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट जिस सभ्यता के बारे में रीड किया वो है भीलमाल। जिस सभ्यता के बारे में डिस्कस किया वो है भीलमाल। अब भीलमाल आप देखिए कि
ट्रेड का जो रूट है उसके अंदर ये हुआ करता था। इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी मोहर हैं, ऐसे सामान है वो मिलेंगे जो बाहर की अलग अलग सभ्यताएं हैं उनके साथ में उनका रिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये भीनमाल कहाँ पे सिचुएटेड है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। जालोर का जो रीजन है, पहले के समय जो जालोर था, अब हो सकता है कि ये कोई दूसरे जिले के अंदर हो, तो जालोर के अंदर है। 1953-54 के समय इसको खोजा गया। 53-54 के समय जालोर को खोजा गया। रतन चंद्र अग्रवाल हैं हमारे, रतन चंद्र अग्रवाल जी, उनके द्वारा, रतन चंद्र जो अग्रवाल जी हैं उनके द्वारा इसको खोजा गया। और उसके बाद में यहाँ पे उत्खनन का जो कार्य है वो चला। यहाँ पे आपको मिट्टी के जो बर्तन हैं, मृद भांड हैं, शक छत्रप जो हुआ करते थे, जो शक लोग हुआ करते थे, उन शक लोगों के छत्रप आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट से ही वो लोग आए थे इंडिया के अंदर में। यूनान की काफ़ी सारी सुराई हैं, यूनान की आपको यूनानी सुराई आपको देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे। यूनानी जो सुराई हुआ करती थी वो सुराही आपको देखने के लिए मिलेगी इस रीजन के अंदर में। इसके अलावा रोमन एम्फोरा जो सुरापात्र है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और प्राचीन समय में जो भीनमाल का जो रीजन है, इस भीनमाल के रीजन को प्राचीन समय में श्रीमाल के नाम से भी जाना जाता था। अब आप ये देखिए, श्रीमाल के नाम से इस रीजन को जाना गया है प्राचीन समय में। और यहाँ पे शिशुपाल वध जो है, शिशुपाल जो पर्सन है जिनकी 99 गलतियाँ माफ़ करते हैं भगवान श्री कृष्ण हमारे माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग में, तो शिशुपाल वध के जो रचयिता हैं, कि शिशुपाल वध के एक रचयिता हैं महाकवि माघ। तो महाकवि माघ की ये भूमि है, महाकवि माघ यहाँ पे मिलते थे, यहाँ पे रहा करते थे भीनमाल के अंदर में। इसको श्रीमाल कहा जाता है। गुप्त डायनेस्टी की अगर हम बात करें, गुप्त डायनेस्टी की, गुप्त काल की अगर हम बात करें, तो गुप्त काल के भी यहाँ पे एक महान पर्सन है, विद्वान है, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का भी जन्म स्थान ये रहा है, ब्रह्मगुप्त का भी ये जन्म स्थान रहा है। ये भीनमाल का जो रीजन है जिसे श्रीमाल के नाम से भी जानते थे। और हर्षवर्धन के समय जो चीन यात्री इंडिया के अंदर आए थे, जो चीनी यात्री इंडिया के अंदर आए थे, हेन शांग ने भी श्रीमाल के अंदर विजिट किया था। भीनमाल की सभ्यता के जो अवशेष हैं उनको देखने के लिए गए थे, या किसी रीजन की वजह से गए थे। क्योंकि आप देखिए भीनमाल की सभ्यता का उत्खनन तो लेटर फेज में हुआ है, बट हो सकता है कि वहाँ पे कुछ अवशेष हो या और कोई हिस्टोरिकल रीजन हो जिसकी वजह से वो यहाँ पे विजिट किए थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जिस सभ्यता को हमने रीड किया था वो सभ्यता है स्टूडेंट्स गिलुंड सभ्यता। नेक्स्ट जिस सभ्यता को हमने रीड किया वो है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता को मोडिया मंगरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता को मोडिया मंगरी के नाम से भी जाना जाता है। मोडिया मगरी के नाम से इस सभ्यता को वहाँ पे लोकल नेम की वजह से जाना गया है, क्योंकि ये नदी का जो तट है वहाँ के दो टीले हैं, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। नदी वहाँ से जो फ्लो करती है वो है बनास नदी। स्टूडेंट्स ये आपको पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको हो सकता है छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब बनास नगरी के वहाँ पे तट के ऊपर सिचुएटेड है गिलुंड की सभ्यता। इसको यहाँ पे आहाड़ सभ्यता से भी ये जुड़ी हुई है। जो हमारी आहाड़ सभ्यता है उस आहाड़ सभ्यता के साथ में इसका जो रिलेशन है, इसका जो संबंध है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बीबी लाल के निर्देशन में, जो बीबी लाल नाम के जो पर्सन हैं जो कालीबंगा के रिलेटेड हैं, कालीबंगा के अंदर भी आपने नाम देखा होगा। बीबी लाल के निर्देशन के अंदर यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हैं वो किए गए, उत्खनन कार्य यहाँ पे करवाए गए बीबी लाल के निर्देशन के अंदर में 57-58 के समय में। और भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जुड़े रहे इस गिलुंड सभ्यता से रिलेटेड, जिनके द्वारा उत्खनन का कार्य है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया। अगर हम बात करें कि यहाँ पे ईसा पूर्व के समय की जो अवशेष हैं 1700 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के समय के जो अवशेष हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जो 1700 से लेकर 1900 बिफोर क्राइस्ट का जो समय है उसके अवशेष यहाँ पे देखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मकान के अवशेष हैं, दीवारों पर धूप से सुखाई गई जो कच्ची ईंट हैं उनके अवशेष हैं। यहाँ पे अनाज भरने के लिए जो कोठी हुआ करती थी, प्रेजेंट समय में जो अनाज भरने के लिए जो कोठी हुआ करती थी, तो अनाज भरने के लिए जो कोठी हुआ करती थी, कोठी के अवशेष भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चूल्हे के भी अवशेष हैं वहाँ पे, कि चूल्हा जो है, चूल्हा जो बनाया गया जिसके अंदर ऐसे आपको
आग लगाई जाती थी, तो चूल्हे के अवशेष भी हैं। इसके अलावा पत्थर की गोलियां हैं, बोल्ड रिंग्स हैं, वो आपको वहाँ पे जो बोल्ड रिंग्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। पत्थर की गोलियां हैं, हाथी दांत हैं, हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे मिले हैं। तो छोटे छोटे अगर टुकड़े मिले हैं तो इसका जाना जा सकता है कि वहाँ पे जंगली जानवर हैं, जंगली जानवर हुआ करते होंगे, जो मानव का मांसाहारी होने के भी एक संकेत हैं छोटे छोटे टुकड़े होना। क्योंकि अगर बड़े टुकड़े हैं हड्डी के, तो बड़े टुकड़े हैं तो मीन्स ये शो करेगा कि वहाँ पे आराम से उस जानवर की खुद की वजह से डेथ हुई होगी। बट अगर वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े हैं किसी हड्डी के, तो छोटे छोटे टुकड़े होने का मीनिंग यही है कि उन छोटे टुकड़ों की वजह से वहाँ पे मांसाहारी लोग हुआ करते थे। मांस का जो सेवन है वो किया करते थे वहाँ पे जो लोग हैं जो। इसके अलावा ताम्र के बने जो अस्त्र हैं, ताम्र के जो अस्त्र हैं वो भी मिले हैं यहाँ पे। ताम्र के जो अस्त्र हैं वो भी आपको मिले हैं इस गिलुंड की सभ्यता के अंदर, जिसको कि हम मोडिया मंगरिंग के नाम से भी जानते हैं। अब आज हम जिस सभ्यता के बारे में रीड करने वाले हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे जो गणेश्वर है, जो नीम का थाना आपने सुना होगा। गणेश्वर की सभ्यता के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स गणेश्वर की अगर हम सभ्यता की बात करें तो जो गणेश्वर की जो सभ्यता है ये नीम का थाना के अंदर सिचुएटेड है। और आप देखिए नीम का थाना को नया जिला बनाया गया है, जो नीम का थाना। तो नीम का थाना को नया जिला भी बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए गणेश्वर का। तो नीम का थाना जिले के अंतर्गत ही है ये। काटली नाम की एक नदी है, उस काटली नाम की नदी का जो उद्गम स्थान है, जो काटली नाम की जो नदी है, काटली नाम की जो नदी है उसको कोटली काटली अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो काटली नाम की नदी का जो उद्गम स्थान है, जो काटली नाम की नदी का जो उद्गम स्थान है वहीं पे ये सिचुएटेड है। ताम्रयुगीन जो संस्कृति है, जो कॉपर जो एज है, जो ताम्र युग है, तो ताम्रयुगीन संस्कृति का यहाँ पे अवशेष है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इस गणेश्वर की सभ्यता के अंदर। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन के अंदर यहाँ पे जो उत्खनन कार्य हैं वो किए गए। रतन चंद्र अग्रवाल वही हैं। रतन चंद्र अग्रवाल जी कौन हैं? हमारी जो भीनमाल है जिसे कि श्रीमाल के नाम से जानते हैं, महाकवि माघ की भूमि है। तो रतन चंद्र अग्रवाल साहब की जो निर्देशन है वहाँ पे इनके जो उत्खनन कार्य हैं वो किए गए गणेश्वर के अंदर में। यहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में जो तांबा है वो आपको प्रचुर मात्रा में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आयुध है, उसके भी उपकरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आयुध है, उसके भी उपकरण आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम सिद्ध करते हैं कि जो यहाँ पे जो ताम्रयुग की जो जितनी भी सभ्यता रही है, जितना भी समय रहा है, उसमें सबसे प्राचीन है ये। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 99% आपको जो तांबा है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जितने भी पात्र हैं, बर्तन हैं जो तांबे के, आपको ताम्र के बर्तन, ताम्र ही एवरीथिंग है यहाँ पे गणेश्वर के अंदर में। आप देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी जो तांबा है वो यहीं से सप्लाई किया जाता था, गणेश्वर से ही जो तांबा है। आपको खेतड़ी, गणेशर, ये ऐसे रीजन है जहाँ से तांबा है वो सप्लाई किया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अवशेष हैं उसको बताते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, वहाँ पे आपको काले और नीले रंग के जो शीशे से जो अलंकृत मृदा के जो पात्र हैं, ऐसे भी आपको बर्तन मिलेंगे जिसके अंदर काले और नीले रंग का जो शीशा है उसको यूज किया गया है। काले और नीले रंग का, काले और नीले रंग का जो शीशा है उसको यहाँ पे यूज किया गया है। तो काले और नीले रंग से अलंकृत जो मृद पात्र हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मकानों के लिए पत्थर यूज किया जाता था। बाढ़ से बचाने के लिए पत्थर की जो बाढ़ है, जो रीजन है वो भी बनाया जाता था। बांध बनाए जाते थे पत्थर के जिससे कि बाढ़ से अपने आप को बचाया जा सके। ये आपको कोटा के अंदर जब आप चंबल के आसपास जब ट्रेवल करोगे तो वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये रिवर है और रिवर के यहाँ पे पत्थरों की जो दीवार है वो बनाई गई है। तो इसका रीज़न ये है स्टूडेंट्स कि अगर आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर फ्लड आती है तो उससे आपको बचाया जा सके। गणेश्वर भारत की उन ताम्र सभ्यताओं की जननी माना जाता है और यहाँ से जो तांबा है जो हड़प्पा के लिए, मोहनजोदारो के लिए भी सेंड किया जाता था। तो जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस रीजन के अंदर भी
गणेश्वर से जो यहाँ पे आपको जो गणेश्वर से जो तांबा है, गणेश्वर से जो तांबा है वो यहाँ से सेंड किया जाता था, तो उसका यहाँ पे मेन एक ट्रेड सेंटर रहा है गणेश्वर की सभ्यता। नेक्स्ट हम रीड करने वाले हैं जिस सभ्यता के बारे में, वो है स्टूडेंट्स ईसवाल की सभ्यता। अब ईसवाल की सभ्यता के बारे में देखेंगे कि ईसवाल की सभ्यता कहाँ पे सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स ईसवाल की सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, ईसवाल की जो सभ्यता है, ईसवाल की सभ्यता उदयपुर की जो प्राचीन जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उदयपुर के अंदर जब आप जाओगे तो उदयपुर के अंदर जो प्राचीन इंडस्ट्रियल एरिया है, जो एंशियंट इंडस्ट्रियल एरिया है, उसकी बस्ती के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे आपको 2000 वर्ष तक निरंतर लोहा गलाने के जो प्रमाण हैं, वहाँ से जो आयरन है उसका यूज किया जाता था, उसको यहाँ पे स्मेल्टिंग की जाती थी, उसको लोहा को गलाया जाता था इस ईसवाल की सभ्यता के अंदर में। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी जो बस्तियाँ हैं, जिसके अंदर 5 स्तर तक की जो बस्तियाँ हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं। ऐतिहासिक काल के अंदर मध्यकाल तक विकसित हैं। इसके अलावा लोहा है, लोहा अस्क है, मिट्टी से प्रयुक्त होने वाले जो पाइप हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। मिट्टी के पाइप, लोहे का पाइप, लोहे का आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज है ईसवाल की सभ्यता के अंदर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, मौर्य युग है, सुंग जो समय है, इसके अलावा कुषाण काल में वहाँ पे लोहा गलाने का जो कार्य है, आप देखिए मौर्य जो हैं, मौर्य के अलावा जो सुंग डायनेस्टी आती है, पुष्यमित्र सुंग हैं जो मौर्याज के बाद में आएंगे। और इसके अलावा आप देखिए कि जो कुषाण वंश है, जो कुषाण वंश है, इसी कुषाण वंश के एक राजा होते हैं कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल है वो की जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मौर्य युग है, सुंग डायनेस्टी जो है, कुषाण युग जो है, उस समय में भी लोहे का जो कार्य है वहाँ पे किया जाता था। ऊँट का एक दांत आपको देखने के लिए मिलता है ईसवाल की सभ्यता के अंदर। जो हमारा ऊँट है, राजस्थान का जो जहाज है, उसका एक दांत, उसका एक टीथ है, वो वहाँ पे अवशेष के रूप में मिला है। इसके अलावा हड्डियाँ मिली हैं काफ़ी सारी इस रीजन के अंदर में। तो लोहे से रिलेटेड है, ईसवाल की जो जगह है वो आयरन से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और उदयपुर के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन आपसे ये इस तरीके से पूछा जाएगा, इनमें से कौन सी सभ्यता है जो लोहे से रिलेटेड है, गणेश्वर जैसे तांबे से रिलेटेड है, और ईसवाल है जो लोहे से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट जिस सभ्यता के बारे में हम बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स बैराठ। अभी बैराठ कहाँ है? बैराठ विराटनगर जो है, आप प्रेजेंट समय में कोटपुतली बहरोड जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसके अंदर ये है, आता है। तो बैराठ प्राचीन समय में जो मत्स्य जनपद है उसकी राजधानी हुआ करती थी। जो मत्स्य जनपद है, मत्स्य जनपद की ये राजधानी हुआ करता था बैराठ यहाँ पे। अब देखिए कि जो विराट नाम की जो राजा हैं, जिनकी उत्तरा नाम की बेटी होती है, उत्तरा का जो शादी है महाभारत काल के समय अभिमन्यु से की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये वो ही रीजन है, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास का जो समय हो यहीं पे व्यतीत किया गया था उनके द्वारा। तो स्टूडेंट मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी बैराठ, जयपुर जिले के अंदर पहले हुआ करता था। प्रेजेंट समय में कोटपुतली और बहरोड जो नया जिला बना है उसका ये पार्ट है। यहाँ पे न है बीजक की पहाड़ियाँ, यहाँ पे हैं जो बीजक की पहाड़ियाँ, बीजक की पहाड़ी है यहाँ पे। वैसे आपको पता होना चाहिए, बीजक नाम की एक किताब है, वो हमारे कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। बीजक की जो किताब है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स बीजक की किताब किसके द्वारा लिखी गई है ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कबीरदास के द्वारा लिखी गई है या प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है? इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, बीजक की पहाड़ी हैं, भोमली की डूंगरी हैं, महादेव की डूंगरी हैं, ये सिंधु घाटी के समकालीन है ये बैराठ की सभ्यता। तो यहाँ पे बीजक की पहाड़ी हैं, बीजक की पहाड़ी के अलावा भोमली है, भोमली की डूंगरी है, भोमली की डूंगरी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, भोमली की डूंगरी के अलावा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है बैराठ की सभ्यता। 1937 के समय जो दयाराम साहनी हैं वो इस रीजन के अंदर उत्खनन कार्य के लिए आते हैं। दयाराम साहनी हैं, ये वही पर्सन है जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड देखने के लिए मिलेंगे। दयाराम साहनी हैं, वो यहाँ पे आते हैं, उनके द्वारा उत्खनन यहाँ पे करवाया जाता है। उसके आफ्टर इंडिपेंडेंस 1962 के समय भी यहाँ पे जो
नील रतन बनर्जी हैं, कैलाश नाथ दीक्षित हैं, उनके निर्देशन के अंदर यहाँ पे उत्खनन कार्य किया गया। और यहाँ पे बैराट के अंदर देखा गया कि बैराट के अंदर काफ़ी सारा ऐसा आपको जो अवशेष हैं वो मिले हैं। बैराट के चारों ओर आपको पत्थर की प्रचुरता मिलती है, पत्थर आपको काफ़ी सारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, पत्थर आपको काफ़ी सारा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा बैराट के चारों तरफ। यहाँ के भवन हैं, मठ हैं, स्तूप हैं, और मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग काफ़ी किया गया है। यहाँ पे ईंट का यूज़ आपको देखने के लिए मिलता है। ईंटों की बनावट यहाँ पे आपको जो मोहनजोदारो है, जो मोहनजोदारो है, मोहनजोदारो के इक्वल जो ईंट हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी इस बैराट के अंदर में। इनका जो आकार है, ईंटों का जो आकार है, जो प्रकार है, वो कम्प्लीटली मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के इक्वल है बैराट की ईंटों का। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 6 से 8 आपको खंडरनुमा भवन भी मिलते हैं। इससे माना जाता है कि जो बौद्ध मठ है, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बौद्ध मठ है, वो बौद्ध मठ यहाँ पे पाया जाता था। कुछ ऐसे खंडर अवशेष हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें, यहाँ पे चांदी के 8 पंचमार्क आपको कोइन हैं, वो आपको यहाँ पे मिलती हैं, मुद्राएं मिलती हैं। इंडो ग्रीक जो शासक हैं, जो इंडो ग्रीक जो शासक हुआ करते थे, इंडो ग्रीक शासकों की कुछ मुद्रा हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं इस रीजन के अंदर में। यहाँ पे आपको बैराट के यूनानी जो अधिकार प्रमाणित कराती हैं ये मुद्राएं आपको, कि बैराट का जो रीजन है उसका वहाँ पे यूनान के साथ में जो ट्रेड है वो हुआ करता था। बैराट के उत्खनन में और जो अवशेष जो मिले हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, पूजा के पात्र मिले हैं, थालियाँ मिली हैं, लोहे के मटके मिले हैं, खप्पर मिले हैं, कुंडियाँ मिली हैं, घड़े हैं, और तांबे और यहाँ पे लोहे की जो कलाकृतियाँ हैं वो नहीं मिलती हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि लोहा प्लस में जो हमारा तांबा है, लोहा और तांबा है, वो यहाँ पे नहीं मिलते हैं बैराट के अंदर में। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सम्राट अशोक हैं, अशोक का एक स्तंभ भी आपको देखने के लिए मिलता है। अशोक का एक स्तंभ है वो अभी आपको देखने के लिए मिलता है। गोल मंदिर के अवशेष भी यहाँ पे मिलते हैं, जिसे अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया। तो जो अशोक का स्तंभ है, इसके अलावा गोल मंदिर का अवशेष है। गोल मंदिर जिसे कि यहाँ पे जो गोल मंदिर है, गोल मंदिर जिसको कि अशोक के द्वारा निर्मित करवाया गया था। बैराट के निकट ही अशोक का यहाँ पे भाबरू अभिलेख है। भाबरू एक रीजन है स्टूडेंट, जो नेशनल हाईवे के पास सिचुएटेड है। तो आपको समय मिले तो ज़रूर विजिट करना यहाँ पे। यहाँ पे जो पांडवाज हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ अवशेष हैं यहाँ पे पत्थर के, जिसको कि भीम के गट्टे के नाम से जाना जाता है इसके अंदर। तो भाबरू जो रीजन है, भाबरू ये एक रोड के ऊपर ही गिरता है, नेशनल हाईवे 8 के ऊपर ही है भाबरू। तो जब आप ये जयपुर है तो ये विराटनगर यहाँ पे है, यहाँ पे भाबरू सिचुएटेड है। तो भाबरू विराटनगर का ही पार्ट है। भाबरू के अंदर जो अशोक का अभिलेख है वो मिलता है। अशोक के द्वारा जो अभिलेख है, अभी ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अशोक ऐसा कौन सा राजा था जिसके द्वारा प्रजा के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता था। तो अशोक अपने जो ये स्तंभ हैं, अभिलेख हैं, इनके द्वारा अपने जो मैसेज है वो डिलीवर करता था। यहाँ पे इनका मैसेज लिखा होता था और प्रजा के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट किया करता था, अपना जो नाम बताया करता था। अशोक को वो बौद्ध धर्म का जो धर्मानुयायी है वो बताता है, उसको सिद्ध करता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे अवशेष भी मिले हैं। इसके अलावा अभिलेख के अंदर अगर हम बात करें, जो एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल की, उस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अंडर में ये सुरक्षित है, उसके द्वारा इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है। अब ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये वही सोसाइटी है स्टूडेंट्स जो आपको 1784 के समय देखने के लिए मिलेगी। जो आप हिस्ट्री के बारे में अगर आप रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हो, तो ये जो विलियम जोन्स हैं जिनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेटर फेज में अलग अलग 1828 के समय यहाँ पे इंडियंस को भी, जिसमें देवेंद्र नाथ टैगोर हैं, वो इसके अंदर एंटर करते हैं 1828 के समय। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है जिसके द्वारा इसको कंजर्व किया गया है, भाबरू अभिलेख को। इसके अलावा जो चीनी यात्री हैं हेन श्यांग, उनके द्वारा भी बैराट का उल्लेख किया गया, उनके द्वारा भी बैराट को बताया गया कि जयपुर के पास एक बैराट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भगवान बुद्ध के भी अवशेष हैं, भगवान बुद्ध से रिलेटेड कुछ मंदिर हैं, वहाँ पे बुद्धिज़्म से रिलेटेड इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो बैल हैं, भेड़ हैं, उसके बारे में भी उन्होंने हीन श्यांग ने, जो हीन श्यांग हैं, उन्होंने बताया था।
भीमशांग कौन है? ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी हैं, हर्षा के कंटेम्प्रेरी हैं, जो थानेसर से रूल किया करते थे। और थानेसर के बाद में वो कन्नौज के लिए ट्रांसफर करते हैं और इनकी डेथ के बाद में 3 डायनेस्टी हैं जो लड़ती हैं कन्नौज को गेन करने के लिए। यहाँ से जो पाल डायनेस्टी, यहाँ से गुर्जर प्रतिहार और साउथ से राष्ट्रकूट, ये तीनों लड़ेंगे यहाँ पे कन्नौज को गेन करने के लिए, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष के रूप से भी हम जानते हैं हिस्ट्री के अंदर। तो ये तो कुछ अवशेष हैं जिनके बारे में हमने रीड किया। गणेश्वर है, ईसवाल है और बैराठ की सभ्यता। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलग अलग अवशेषों को रीड करेंगे। लेक्चर को छोटा रखते हैं, बड़े बड़े लेक्चर्स आपके लिए अगर बनाएंगे, सभी सभ्यताओं को एक साथ कवर करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा एक साथ देखना, तो इसलिए छोटे छोटे लेक्चर रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।